रूस में हुई असफल बगावत के दो सबसे बड़े किरदार वापस लौट आए हैं। पहला है वैगनर ग्रुप का मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन। 23 जून को उसी ने रूसी सेना को धमकी दी और फिर अपने लड़ाकों को लेकर मॉस्को की तरफ बढ़ा। हालांकि राजधानी से 200 किलोमीटर पहले ही डील हो गई, जिसके बाद वैगनर के लड़ाके वापस लौट गए और दावे के मुताबिक प्रिगोजिन बेलारूस चला गया निर्वासन में। दूसरे किरदार हैं रूस के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 24 जून को विद्रोह के बीच पुतिन ने संबोधन दिया, वैगनर से हथियार रखने की अपील की, कहा हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है, गद्दारों से सख्ती से निपटा जाएगा। उसी शाम बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मध्यस्थता कराई, विद्रोह थम गया। उसके बाद एक अजीब संयोग देखने को यहां पर मिला। डील के बाद दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया, लेकिन संबोधन के बाद पुतिन और रोस्तोव ऑन डॉन से निकलने के बाद प्रिगोजिन दोनों पब्लिक डोमेन से लापता हो चुके थे। कोई भाषण नहीं, कोई बधाई संदेश नहीं, कोई सफाई नहीं। रूस और बेलारूस में कायम चुप्पी के बरक्स पश्चिमी देशों में हंगामा मचा था। वहां अलग अलग थ्योरीज पक रही थी। कोई कह रहा था अमेरिका को बगावत के बारे में 15 दिन पहले से पता था। किसी का दावा था पुतिन की सत्ता ढह चुकी है, किसी भी समय उनकी कुर्सी जा सकती है। एक थ्योरी ये भी थी कि डिफेंस मिनिस्टर शोइगु और आर्मी चीफ गेरासिमोव नजरबंद हैं, उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। फिर 26 जून को इन कयासों पर बिजली गिरी। शाम में प्रिगोजिन ने टेलीग्राम पर एक ऑडियो मैसेज जारी किया, कहा हम पुतिन का तख्ता पलट नहीं चाहते हैं, हम वैगनर को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। प्रिगोजिन ने और भी बहुत सारी बातें गिनाई, मसलन वैगनर को पूरे रास्ते सपोर्ट मिला, रूस के सैन्य अधिकारी धांधली कर रहे हैं, पुतिन को जो बताया जा रहा है वो जमीनी हकीकत नहीं है। इस ऑडियो के बाद रूस के बयान का इंतजार होने लगा और फिर देर रात खबर आई कि पुतिन देश को संबोधित करने वाले हैं। पुतिन आए, पहले लोगों का शुक्रिया कहा, फिर बोले विद्रोह की साजिश रचने वालों को नतीजा भुगतना होगा। पुतिन ने प्रिगोजिन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा उसी की तरफ था, यानी भले ही वो बेलारूस पहुंच गया हो, लेकिन उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। उसके साथ क्या होगा, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। तो आज के शो में हम जानेंगे क्या वैगनर को भंग किया जाएगा, येवगेनी प्रिगोजिन के साथ क्या कुछ हो सकता है और क्या वैगनर के विद्रोह ने पुतिन के वर्चस्व को मजबूत कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी वैगनर और प्रिगोजिन के भविष्य की। 26 जून की शाम प्रिगोजिन ने 11 मिनट लंबा ऑडियो मैसेज जारी किया। इसमें विद्रोह का कारण और अपना मकसद बताया। शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं, बगावत क्यों की। वैगनर के अस्तित्व पर खतरा था, हमें 1 जुलाई तक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा गया था। हमने इस पर मीटिंग की, 1-2% को छोड़कर हमारा कोई भी लड़ाका इस पर साइन करने के लिए तैयार नहीं था। हमें पता था कि इससे हमारी क्षमता घट जाएगी। दरअसल 10 जून को रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट वाला नियम लेकर आई थी। इसके मुताबिक यूक्रेन में रूसी सेना की मदद कर रही वॉलंटियर फोर्सेस को लीगल स्टेटस हासिल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। उसके बाद ही उन्हें कोई सपोर्ट मिल पाएगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यूक्रेन में ऐसी 40 से अधिक फोर्सेस हैं, वैगनर भी उन्हीं में से एक है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने डेडलाइन 1 जुलाई 2023 की रखी। प्रिगोजिन ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया था, कहा था हम शोइगु के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। फिर भी जब कभी रूसी सरकार हमें लड़ने के लिए बुलाएगी हम जाएंगे, हमारे लड़ाके राष्ट्रपति पुतिन के प्रति वफादार हैं। प्रिगोजिन को उम्मीद थी कि पुतिन इस टकराव में उसकी मदद करेंगे, वैगनर को छूट दिलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुतिन चुप रहे। 23 जून को प्रिगोजिन के सब्र का बांध टूट चुका था। तब उसने मॉस्को मार्च करने का ऐलान किया। उसका एक मकसद वैगनर की अहमियत दिखाना और पुतिन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना था, लेकिन उसका प्लान फेल रहा। वैगनर ने रूस के शहरों पर कब्जा क्यों किया, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। प्रिगोजिन ने ऑडियो मैसेज में कहा कि हमारा रोस्तोव ऑन डॉन पर कब्जे का कोई इरादा नहीं था। ये शहर रूस और यूक्रेन की सीमा पर है। यहाँ से राजधानी मॉस्को की दूरी लगभग 1100 किलोमीटर है। रोस्तोव ऑन डॉन में यूक्रेन में अभियान चला रही रूसी सेना का मुख्यालय भी है। यहीं से सेना के गोले बारूदों की सप्लाई होती है। ये रूस से यूक्रेन में घुसने का सबसे अहम रास्ता भी है, यानी इस शहर पर कब्जे से सीधे सीधे रूस यूक्रेन युद्ध पर असर पड़ता। प्रिगोजिन ने कहा अगर 30 जून तक कोई रास्ता नहीं निकलता तो हम खुद ब खुद रोस्तोव छोड़ देते, हम अपने हथियार भी जमा करा देते। लेकिन हमारे ऊपर मिसाइल हमला हुआ, फिर हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई गई। इसके बाद ही हमारे कमांडर्स ने मॉस्को चलने पर जोर दिया। लेकिन मॉस्को ही क्यों? बकौल प्रिगोजिन हम वैगनर को बचाना चाहते थे, हम ये भी चाहते थे कि गलती करने वालों को सजा मिले। उसका इशारा शोइगु और गेरासिमोव की तरफ था। हमें रास्ते में भरपूर सपोर्ट हासिल हुआ। 24 घंटों के अंदर हमने लगभग 800 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया था। जमीन पर एक भी रूसी सैनिक नहीं मारा गया। हमारे ऊपर हेलीकॉप्टर से हमला हुआ, हमें उसका जवाब देना पड़ा। दरअसल भले ही बगावत
थम गई हो, लेकिन वैगनर के मार्च के दौरान जो कुछ हुआ उसने पुतिन की प्रभुसत्ता पर सवाल या निशान जरूर लगा दिए हैं। मसलन मॉस्को के रास्ते में पब्लिक ने वैगनर को पूरा सपोर्ट दिया, वैगनर के लड़ाके रास्ते में पड़ने वाले सैन्य अड्डों पर कब्जा करने में सफल रहे, और तो और एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि रूसी सेना वैगनर को थाम सकती है। इसी वजह से अपने रास्ते पर वो आगे बढ़ते गए। अगर वे मॉस्को पहुंच जाते तो भयानक खून खराबा होता। सेना वैगनर से कई गुना ताकतवर है, फिर भी उन्हें रोकना आसान नहीं हुआ होता। लेकिन वैगनर ने उससे पहले ही काफिला रोक क्यों दिया? प्रिगोजिन ने इसकी 4 वजहें गिनाई। पहली, वैगनर के लड़ाके रूसी सैनिकों का खून नहीं बहाना चाहते थे। दूसरी, हमारा मकसद सरकार का ध्यान खींचना था, हम उसमें कामयाब हुए। तीसरी, हम तख्ता पलट के इरादे से नहीं आए थे। और चौथी, उसी समय पर लुकाशेंको ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। ये तो हो गया प्रिगोजिन का पक्ष। पुतिन क्या बोले? पुतिन ने रूस की जनता, आर्मी, सीक्रेट सर्विस और अलेक्जेंडर लुकाशेंको को शुक्रिया कहा। बोले, मेरे आदेश पर रक्तपात रोकने की हर संभव कोशिश की गई। पुतिन वैगनर ग्रुप पर क्या बोले? 3 विकल्प दिए। बेलारूस में बस जाएं, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, या अपने घर वालों के पास वापस लौट जाएं। पुतिन ने कहा कि वो अपने कहे का मान रखेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डील में तय हुआ कि वैगनर के लड़ाकों पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। पुतिन ने आरोप लगाया कि ये सारा कांड पश्चिमी देशों के इशारे पर हुआ है। रूस के दुश्मनों को उम्मीद थी कि वो विद्रोह के जरिए देश को बांट देंगे, लेकिन उनका अनुमान गलत साबित हुआ। अमेरिका ने इस आरोप से इनकार किया। उसने कहा कि रूस का विद्रोह आंतरिक कलह की उपज है, इसमें हमारी या नेटो की कोई भूमिका नहीं है। क्या रूस के विद्रोह में पश्चिमी देशों की कोई भूमिका हो सकती है? हमने ये सवाल किया जेएनयू में सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज के प्रोफेसर अमिताभ सिंह से। सुनिए उन्हें। मुझे इसमें सच्चाई नहीं लग रही है। उसके पहले भी पुतिन कहते आए हैं यूक्रेन के बारे में कि नियो नाजी है, वहां बहुत एक्टिव है, और हमने तो वैसा कुछ देखा नहीं। हालांकि अजोव बटालियन एक नियो नाजी ग्रुप था, लेकिन अजोव बटालियन को जब उन्होंने अरेस्ट किया तो उन्होंने प्रिजनर एक्सचेंज में उनको वापस कर दिया। तो क्यों वापस किया अगर वो नाजी थे? तो ये तो लेकिन एक बात ये है कि वो ये नहीं चाहते किसी तरह येवगेनी प्रिगोजिन वेस्ट के हाथ लग जाए, क्योंकि उनको एंटायर नेचर ऑफ ऑपरेशंस जो वहां के विशिष्ट वर्ग का है उनको पता है, उनको अंदर की बातें पता है। तो वो अभी से वो चार्ज लगाना, और येवगेनी प्रिगोजिन सब जानते हैं पैसे के लिए, काले धन के लिए काम करते हैं। तो उनको कोई $1 बिलियन दे दे मान लीजिए, तो शायद वो उनके साथ मिल जाए। तो कहने की बात यह है कि इनके ऊपर नजर रखी जाएगी, ये कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये देखा जाएगा। और जरूरत पड़ी, अगर ये हुआ तो हो सकता है ये वेस्ट के साथ भी मिल जाए। लेकिन मैं ये बता दूं, ये पुतिन के ऑल्टरनेटिव नहीं। कई वेस्टर्न मीडिया में शायद बताया गया था कि रिवोल्ट होता तो ये शायद प्रेसिडेंट बनना चाहता, नहीं, ये पुतिन का ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि पुतिन अभी भी वहां सत्ता पे काबिज है और उनको 75% जनता का सपोर्ट है। म्यूटेड सपोर्ट ही है, लेकिन है। और रूसी जनता जितनी स्वाभिमानी है, कभी भी पुतिन के खिलाफ यूक्रेन युद्ध के बीच कोई अनिश्चितता नहीं चाहती है, और वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर देखना चाहते हैं। यही नहीं, ये इनका पॉलिटिकल कल्चर भी है। यही नहीं, पूरे पूर्व सोवियत स्पेस में, पोस्ट सोवियत स्पेस में देखेंगे तो सब जगह इसी तरह के नेता रहे हैं। खैर, पुतिन के संबोधन में सबसे ज्यादा फोकस प्रिगोजिन के भविष्य पर था। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन चेतावनी जरूर दी। बोले, मुल्क में ब्लैकमेल या आंतरिक अशांति की कोशिश कभी सफल नहीं होगी, साजिश करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बयान से संकेत ये मिल रहा है कि प्रिगोजिन को माफी नहीं मिलेगी। मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून की सुबह प्रिगोजिन का विमान रोस्तोव से मिन्स्क पहुंचा, लेकिन उसमें प्रिगोजिन था या नहीं ये साफ नहीं है। 24 जून के बाद से उसका कोई वीडियो भी बाहर नहीं आया है, सिर्फ एक ऑडियो आया है जिसमें उसने विद्रोह पर नरम रुख में सफाई दी है। अफवाह उड़ रही है, या तो उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा, उसे ठिकाने लगा दिया जाएगा। उसका पॉलिटिकल करियर डूब चुका है, पुतिन के रहते उसका उभार नामुमकिन है। रूसी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की जांच एजेंसी एफएसबी ने प्रिगोजिन पर लगे चार्जेस हटा लिए हैं। रूस ने कहा था कि निर्वासन में जाते ही प्रिगोजिन को क्षमादान दे दिया जाएगा। सबसे बड़ा आरोप सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाने का था। इसमें उसे 12 से 20 बरसों तक की जेल हो सकती थी। आधिकारिक जांच से छूट मिलने के बावजूद प्रिगोजिन का भविष्य खतरे में दिखाई देता है। पुतिन ने एक दफे कहा भी था, मैं सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन विश्वासघात के लिए
कोई माफी नहीं है। वो खुले तौर पर हालिया विद्रोह को विश्वासघात का नाम दे रहे हैं, इसलिए प्रिगोजिन के लिए आगे की राह कतई आसान नहीं होने वाली है। बेलारूस रूस का एक पिट्ठू देश बनकर रह गया है, वहां उसका भविष्य पूरी तरह से पुतिन पर निर्भर करता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि उन्हें प्रिगोजिन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमें ये भी नहीं पता कि वो कहां पर है। इस मामले में क्या नए अपडेट्स आए हैं वो भी एक एक कर जान लेते हैं। 26 जून को संबोधन के बाद पुतिन ने नेशनल सिक्योरिटी पर मीटिंग में हिस्सा लिया। इसमें डिफेंस मिनिस्टर शोइगु भी थे, यानी उनका और पुतिन का रिश्ता टूटा नहीं है। ये प्रिगोजिन के लिए एक और झटका है। वैगनर ग्रुप से जुड़े टेलीग्राम चैनल्स पर प्रिगोजिन की लानत मलानत हो रही है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वे प्रिगोजिन पर अपने लोगों को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। एक और सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, वैगनर ग्रुप का क्या होगा? वैगनर एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है, पैसा लेकर सुरक्षा देने का काम करता है। 2014 में इसकी स्थापना हुई। इसमें रूसी सेना के रिटायर्ड सैनिक शामिल हुए। उन्होंने सबसे पहले क्रीमिया में रूसी सेना की मदद की, फिर पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों को सपोर्ट दिया। उसके बाद उन्हें अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया, कहीं पर रूसी सेना का साथ देने के लिए तो कहीं पर अपनी मर्जी से प्राइवेट बिजनेस चलाने के लिए। ये गुट इस समय सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी कि CAR, मेडागास्कर, माली, सीरिया, लीबिया और सूडान में मौजूद है। 26 जून को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि इन देशों से वैगनर को वापस नहीं बुलाया जाएगा, वे पहले की तरह काम करते रहेंगे। पुतिन ने अपने भाषण में वैगनर के ज्यादातर लड़ाकों को देशभक्त बताया। विदेश मंत्री कहते हैं कि वैगनर की अफ्रीका में जो तैनाती की गई है उसे अलग नहीं किया जाएगा। क्रेमलिन के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि वैगनर के खिलाफ कोई आधिकारिक कानून का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि वैगनर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या पुतिन वैगनर कार्ड को अपने पास रखना चाहते हैं? देखिए, अभी पुतिन के पास या रशियन मिलिट्री और सिविलियन एलिट्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, तो वो लिमिटेड ऑप्शंस के साथ काम कर रहे हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय छवि भी उनको बनानी है, रूसी जनता पे अपना प्रभाव भी दिखाना है कि वो कंट्रोल में है। और तीसरी बात सब जानते हैं कि वैगनर को टॉलरेट किया है रूसी एलीट ने इतने दिनों। जो एक व्यक्ति क्रिमिनल था, जो हॉट डॉग बेचता था और जो केटरिंग बिजनेस था, आज उसका पूरा एक एम्पायर खड़ा हो गया। एम्पायर ही नहीं खड़ा हो गया है, अमेरिकन कोर्ट्स ने एस्टैब्लिश किया है कि उन्होंने 2016 के अमेरिकन इलेक्शंस को ट्रंप के फेवर में रिग किया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसा व्यक्ति था। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। उसके अलावा वैगनर को वही एलिट जो सपोर्ट करते हैं, उनको ये पता है कि उनके पास कई सारी गोपनीय गोपनीय बातें हैं, दस्तावेज हैं और कई सारे कच्चे चिट्ठे हैं एलिट्स के, जो खुल जाएंगे अगर वो उनको प्रोमिनेंस देते हैं। तो आप समझ सकते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है। कहा जा रहा है बेलारूस में है, लेकिन मैं अगर आप मुझसे खुल के पूछे तो मैं ये बताऊं कि वैगनर आर्मी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के डेज नंबर्ड है। यानी आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आपने सुबह पेपर उठाया और पाया कि वो कहीं एक मृत पाए गए या नशे की अवस्था में तीसरी मंजिल से कूद के वो मर गए। ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जो डिट्रैक्टर्स होते हैं एलिट के रूस में, वो इसी तरह उनका अंत होता है। कई देशों में वैगनर ने तेल, सोने और हीरे की खदानों पर कब्जा कर रखा है। इनसे अरबों डॉलर्स की कमाई होती है। रूस इनका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। वो इतनी आसानी से इस कमाई को नहीं छोड़ेगा। हालांकि वैगनर का रुतबा जरूर घटाया जाएगा। 27 जून को डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि वैगनर ग्रुप के भारी भरकम हथियार जब्त किए जाएंगे। इससे एक संभावना तो ये बन रही है कि वैगनर को भंग करने की तैयारी में है। हमने अमिताभ सिंह से पूछा, आपकी नजर में वैगनर का भविष्य क्या हो सकता है? प्रिगोजिन का वर्तमान व्यवस्था में तो भविष्य नहीं है, ये हम सबको मान लेना चाहिए। पिछले 10 साल से वो सत्ता के इर्द गिर्द घूमते थे, काफी पैसे कमाए, रूस को काफी पैसे मिले उनके थ्रू, और एक तरह का एक्सटर्नल कंट्रोल काफी चीजों पर रूस को आ गया। रूस को लीबिया में, सीरिया में उन्होंने अपने भाड़े के सैनिक दिए, वहां पर वो इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस का काम करते थे। येवगेनी प्रिगोजिन का अब एज अ लीडर ऑफ पीएमसी वागनर ग्रुप उनका खात्मा हो गया है। लेकिन पीएमसी वागनर ग्रुप या उस जैसी संस्था का अब क्या होगा, ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। और रिसोर्सेज ऐसे ही नहीं है, उनके पास धन है, उनके पास सोशल मीडिया का कंट्रोल है, उनके पास ट्विटर या
फेसबुक या इंस्टाग्राम को कैसे मैनेज किया जाए, ये सारे रिसोर्सेज हैं इनके पास। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया के वो मास्टर बताए जाते हैं और इसलिए उनका वेस्ट में इससे लोग डरते हैं। और लेकिन पॉलिटिकली या जो एलीट के एस्टेब्लिशमेंट की अगर आप देखें, और रूस में एलीट को बहुत सम्मान मिलता है, जो बड़े हो जाते हैं वो ओलिगार्क बन जाते हैं, तो उनका खात्मा टेक्निकली हो गया है। पीएमसी वागनर का क्या होगा, क्योंकि उसके साथ बहुत एसेट्स अटैच हैं। आपका अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि 400 करोड़ रूबल कैश उनके कंपनी में मिला है। हालांकि प्रिगोजिन कहते हैं कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रूसी सरकार से वो कैश का ही लेन देन था, लेकिन फिर भी 400 करोड़ अगर सिर्फ एक ऑफिस में होगा तो उसके दुनिया में कितने जगह ऑफिस है। और मैंने तो पीएमसी वागनर ग्रुप का सेंट पीटर्सबर्ग में ऑफिस देखा है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो ऑफिस मैनहट्टन जैसे बड़े शहरों में भी वैसा बिल्डिंग आप नहीं देखेंगे। हालांकि जब मैं गया था वो उतने प्रोमिनेंट नहीं था, लेकिन किसी ने बताया कि ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं जो अफ्रीका में काम करते हैं पुतिन के बिहाफ में, वहां के लोकल लोगों ने बताया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी उनकी पहुंच है। अ, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक वागनर ग्रुप का सक्सेसर जरूर बनेगा, जो रूस को और पुतिन को खास करके एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा लीगल, एक्स्ट्रा एलीट अथॉरिटी दे पाए, जो वागनर ग्रुप भी करता था और रमजान कादिरोव भी करते हैं या उनके चेचन लड़ाके करते हैं, क्योंकि वो नियम से बंधे हुए नहीं है, डिसिप्लिन से बंधे नहीं, उनको मैन्यूवर किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर रूस इस्तेमाल किया है वो पहली घटना है, नहीं। अमेरिका ने भी बहुत किया, इराक में किया, अफगानिस्तान में किया, लेकिन प्राइवेट सेना के साथ एक रेगुलर सेना, डिसिप्लिन सेना, वो भी रूस जैसे एक महाशक्ति के लिए ये बड़ा एक अजीब सी घटना है। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगी उन्हें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पाकिस्तान से। 9 मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा में पाक आर्मी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने 3 अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। इनमें से एक लेफ्टिनेंट जनरल है। लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक सेना में वरिष्ठता के लिहाज से दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर्स को भी अपने पद से हटाया गया है। हालांकि अभी उनका नाम बाहर नहीं आया है। इन अफसरों के ऊपर आरोप है कि वे इमरान की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा को रोकने में नाकाम रहे। जानकारों का कहना है कि ये कार्रवाई मैसेज देने के लिए की गई है ताकि आर्मी चीफ असीम मुनीर का वर्चस्व स्थापित किया जा सके। फिलहाल 102 लोगों पर मिलिट्री कोर्ट्स में कार्रवाई शुरू करने की, इनमें से एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नातन, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक 3 स्टार जनरल की पत्नी और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल का दामाद भी है। 9 मई की हिंसा में कम से कम 8 लोग मारे गए, 5000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। इमरान की पार्टी के कई नेताओं को अरेस्ट किया गया, उनमें से कईयों ने पार्टी छोड़ भी दी और बाद में नई पार्टी भी बना ली। जून 2023 की शुरुआत से पाकिस्तान की मीडिया में इमरान का नाम लेने पर अघोषित बैन लगा हुआ है। डॉन सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक है, वहाँ भी इमरान से जुड़ी खबरें नदारद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने ब्रिटिश अखबार गार्डियन में एक लेख लिखकर इस विडंबना को उजागर भी किया था, हालांकि उससे कोई अंतर नहीं पड़ा। माना जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट के जरिए इमरान का बचा कुचा आधार भी खत्म कर दिया जाएगा। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी अमेरिका से है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक सीक्रेट ऑडियो लीक हुआ है। इसे सबसे पहले अमेरिकी मीडिया संस्थान CNN ने जारी किया। इसमें ट्रंप को ये कहते हुए सुना गया कि ये दस्तावेज कॉन्फिडेंशियल हैं, मुझे मिलिट्री ने ये दिया था, मैं इसे डिस्क्वालीफाई कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सीक्रेट डॉक्यूमेंट से खिलवाड़ को लेकर ट्रंप के खिलाफ अदालती कार्रवाई चल रही है। आरोप है कि वो बिना इजाजत के दस्तावेजों को अपने साथ अपने घर ले गए और ऐसे लोगों को दिखाया जिन्हें अथॉरिटी नहीं थी। ट्रंप ने इन आरोपों से इनकार किया है। हालांकि ऑडियो के रिलीज के बाद उनकी मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।